हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक एडवांस्ड लेवल की न्यूज़ रीड करेंगे फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। इसके अंदर वोकैबुलरी काफ़ी शानदार है, ग्रामर के बहुत सारे रूल्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़ को रीड करना हेडलाइन के साथ। हेडलाइन लिखी है, मद्रास हाई कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन ऑर्डर्स। मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक क्या होता है? हमला करना। डाउन मतलब नीचे, यानी कि मार गिराना, स्ट्राइक डाउन। लेकिन यहाँ पे अगर हाई कोर्ट मार गिरा रही है, इसका मतलब है उन्होंने किसी चीज को मना किया है, तो उन्होंने खारिज कर दिया है किस चीज को? आदेशों को। कौन से आदेश? ग्रांटिंग, प्रदान करने वाले गवर्नमेंट जॉब्स। मतलब आदेश दिए गए थे कि भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, तो वो जो आदेश थे उनको खारिज कर दिया है। और किसको? टू किन ऑफ करूर स्टैम्पिड विक्टिम्स। जो करूर भगदड़ के जो विक्टिम्स है, पीड़ित हैं, तो उनके जो किन है, किन मतलब हो गए परिजन, घर वाले, सगे संबंधी, तो उनको नौकरी देने की जो ऑर्डर्स हैं, तो उनको स्ट्राइक डाउन किया। अब इसका पूरा मतलब क्या निकालोगे कि करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने वाले आदेशों को मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब इसमें वोकैबुलरी पर आ जाओ। पहला है स्ट्राइक डाउन, किसी चीज को मना कर देना, खारिज कर देना, डिनाई कर देना। देन ग्रांट इज प्रदान करना। किन का मतलब सगे संबंधी। स्टैम्पीड इज भगदड़, विक्टिम्स पीड़ित। ये थी हमारी हेडलाइन। नाउ कम टू आवर फर्स्ट पैराग्राफ। और ये याद रखना, हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है, सो वी यूज्ड एस विद स्ट्राइक। यहां पर इमेज के नीचे देखो, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर सी जोसेफ विजय हैंडिंग ओवर। हैंड ओवर होता है किसी को सौंपना, तो ये सौंप रहे हैं एन अपॉइंटमेंट ऑर्डर, नियुक्ति पत्र या नियुक्ति आदेश। किसको? टू अ फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य को। किसके परिवार के सदस्य? ऑफ अ स्टैम्पेड विक्टिम, भगदड़ पीड़ित। तो भगदड़ पीड़ित के फैमिली मेंबर को ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर हैंड ओवर कर रहे हैं इन करूर में ऑन 10 जुलाई को। अब इसमें वर्ड याद करेंगे, हैंड ओवर करना, सौंपना, देना, अपॉइंटमेंट ऑर्डर या अपॉइंटमेंट लेटर, नियुक्ति पत्र कि भी आपको चुन लिया गया है, नियुक्त कर लिया गया है। स्टैम्पेड विक्टिम, भगदड़ पीड़ित। अब हम रीड करते हैं हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। और अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, वो सीखना चाहता है स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस्ड लेवल तक, जिसमें 500 वीडियोस रहेंगी स्टेप बाय स्टेप, 5000 के आसपास वोकैबुलरी में कवर कर चुका हूँ, स्पीकिंग चैलेंज भी गिवन है, और आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो डाउनलोड करना बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, और प्ले स्टोर से भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने है। अब देखिए हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। द मदुरई बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट की ये जो मदुरई बेंच है, मदुरई पीठ, बेंच क्या होता है? ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। जैसे शेरों का जो समूह होता है, झुंड होता है, उसको बोलते हैं प्राइड ऑफ लाइन। ऐसे ही अगर जो आपने वो देखी होंगी कौवे जो होते हैं, कौवों का ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं मर्डर ऑफ क्रोज। मर्डर बोलते हैं उसको, मर्डर ऑफ क्रोज। ऐसे ही किसी को बोलते हैं हर्ड ऑफ एनिमल्स, ठीक है, स्वार्म ऑफ बीज। ये सब क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, उसको क्लास बोल देते हैं। ऐसे ही जो जजेस का ग्रुप होता है, अब ये 2 का भी हो सकता है, 3 का, 4 का, 5 का, तो इसको बोला जाता है बेंच, हिंदी में बोलते हैं पीठ। और जहां पर भी ऑफ आपको नजर आएगा ना, उसको उल्टा पढ़ा जाता है। मतलब ऑफ का हिंदी होगा का, की, के। ऑफ के बाद वाला पहले पढ़ा जाता है, जैसे मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ, ठीक है। ऑफ मतलब का, की, के। तो ये जो पीठ है ऑन मंडे, सोमवार को
स्ट्रक डाउन, इसने खारिज कर दिया किसको, ऑर्डर्स को, आदेशों को। किसके आदेश, ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट के। और कैसे आदेश थे, ग्रांटिंग, प्रदान करने वाले, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरियां, किसको, टू फैमिली मेंबर्स ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों के फैमिली मेंबर्स को। और कौन से पीड़ित, ऑफ द करूर स्टैम्पीड, करूर भगदड़ के। अब यहाँ पे आपके सामने देखो ऑफ डला हुआ है, यहाँ पे ऑफ डला हुआ है, एक यहाँ पे ऑफ डला हुआ है, यहाँ पे ऑफ डला हुआ है। आप पढ़ के देख लो, आपको समझ में आएगा, उल्टा पढ़ा जाता है। जैसे करूर स्टैम्पीड के पीड़ितों के फैमिली मेंबर्स, ऐसे ही तमिलनाडु गवर्नमेंट के आदेश, और यहाँ पर भी वही काके की। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब मदुरई बेंच जो है मद्रास हाई कोर्ट की, तो इसने मंडे को स्ट्राइक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया आदेशों को तमिलनाडु सरकार के, जिसमें उन्होंने प्रदान की थी गवर्नमेंट जॉब्स परिवारों को करूर स्टैम्पीड विक्टिम्स के। नाउ कम टू द वोकैबुलरी पार्ट। फर्स्ट वर्ड दैट यू हैव टू लर्न इज बेंच, मतलब हिंदी में पीठ, स्ट्राइक डाउन मार गिराना या फिर किसी को खारिज कर देना। देन ग्रांटिंग, प्रदान करने वाले, विक्टिम पीड़ित, स्टैम्पीड भगदड़। और इसमें मुश्किल कुछ नहीं है, एक ये ऑर्डर्स नाउन का काम करेगा, आदेश। नाउ कम टू द सेकंड पैराग्राफ। अ डिवीजन बेंच, डिवीजन बेंच क्या होता है, खंडपीठ। खंड समझते हो ना, डिवीजन, डिवाइड से बना डिवीजन। ये जो डिवीजन बेंच है खंडपीठ है किसकी, ऑफ जस्टिसेस की। जस्टिस होते हैं न्यायमूर्ति, न्याय करने वाले यानी कि जजेस। तो न्यायमूर्तियों की ये जो खंडपीठ है, और ये अलग अलग होती हैं, जिसमें 2 जजेस होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं। डिवीजन बेंच है 2 मिनिमम होंगे। तो ये जो है, और ये जस्टिसेस कौन कौन है, सीवी कार्तिकेयन एंड आर शक्तिवेल। ये जो 2 जस्टिसेस हैं, इनकी जो डिवीजन बेंच है, अलाउड, इन्होंने अनुमति दे दी, आज्ञा दे दी, किसको, अ बैच, एक बैच को। बैच मतलब एक समूह, एक ग्रुप। और किसका ग्रुप, ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पिटिशंस। पिटिशंस मतलब याचिकाएं, एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जनहित याचिका, जिसको आप पिल बोलते हो, PIL, ये PIL, जनहित याचिका, और पिटिशंस याचिकाएं। तो जनहित याचिका, याचिकाओं के बैच को, समूह को इन्होंने अलो कर दिया। और कौन सी याचिकाएं थी, कह रहे हैं दैट चैलेंज्ड, जिसने चुनौती दी, किसको, द चीफ मिनिस्टर C. जोसेफ विजय लेड गवर्नमेंट्स डिसीजन। जो ये चीफ मिनिस्टर C. जोसेफ विजय हैं, इनके द्वारा नेतृत्व की जा रही जो सरकार का फैसला है, तो इसको जिसमें चुनौती दी गई। और फैसला कौन सा, टू ग्रांट, प्रदान करने का, जॉब्स, नौकरियां, टू द फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों को, किसके, ऑफ द विक्टिम्स, पीड़ितों के। मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं, ये जो विजय के द्वारा लीड की जा रही गवर्नमेंट है, तो इसका जो फैसला है नौकरी देने का फैमिली मेंबर्स को, विक्टिम्स के, तो इसको चुनौती दी गई है कि भी आप उनको नौकरियां कैसे दे सकते हो। तो वो जो जनहित याचिका, याचिकाएं हैं, तो उसके समूह को क्या किया, अलो कर दिया है। अब इसमें पहले वोकैबुलरी देख लो। पहला डिवीजन बेंच, इसको बोला जाता है खंडपीठ। दूसरा है जस्टिसेस, न्यायमूर्ति। अलो इज आज्ञा देना, अनुमति देना। बैच का मतलब समूह। पिटिशन तो पता चल गया, याचिका। एंड दैट चैलेंज्ड, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, चैलेंज्ड सेकंड फॉर्म, सो पास्ट इंडेफिनिट हमारा हुआ टेंस। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है, चीफ मिनिस्टर जो है, जो विजय लेड, ठीक है, ये गवर्नमेंट, और एस लगा हुआ पोस्ट ऑफ, इसका मतलब वही काकी के। तो इनका जो फैसला है, और ग्रांट इस, प्रदान करना, विक्टिम पीड़ित। इसके बाद लिखा है अर्लियर, पहले, द कोर्ट हैड परमिटेड, जो कोर्ट है इसने आज्ञा दी थी, अनुमति दी थी, पास्ट परफेक्ट टेंस, द गवर्नमेंट, सरकार को, किस चीज की आज्ञा दी थी, टू गो अहेड विद एन इवेंट, इवेंट करने की, इन करूर में, दिस मंथ, इस महीने, टू डिस्ट्रीब्यूट, बांटने के लिए, द अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, ये जो नियुक्ति आदेश है, नियुक्ति पत्र है, इनको।
मतलब अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स देने थे, डिस्ट्रीब्यूट करने थे इस महीने, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, परमिट किया था कि गो अहेड, आगे बढ़ो, मतलब करो। नेक्स्ट है हाउएवर, हालांकि, इट हैड मेड इट क्लियर, तो इसने एकदम स्पष्ट कर दिया था। इट यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया कोर्ट के लिए, हैड लगा हुआ है और मेक का थर्ड फॉर्म मेड, पास्ट परफेक्ट टेंस। ये हाउएवर का लेसन है, हालांकि। हाउएवर, हालांकि, इट हैड मेड इट क्लियर, इसने स्पष्ट कर दिया था, मतलब कोर्ट ने, दैट की द अपॉइंटमेंट, ये जो नियुक्ति है, अब ये अपॉइंटमेंट नियुक्ति नहीं समझ में आता तो सिंपल मतलब है किसी को रखना किसी पोस्ट पे, तो ये जो नियुक्ति है वुड बी, ये होगी सब्जेक्ट टू, अधीन होगी किसके, जुडिशियल रिव्यू के, जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू है, तो इसके सब्जेक्ट टू होगी, इसके अधीन होगी, इसके अंतर्गत होगी, इससे प्रभावित होगी, इससे अफेक्टेड होगी। ठीक है, अब कईयों को समझ में नहीं आया हो तो सब्जेक्ट टू का लेसन पढ़ लेना, मैंने वीडियो बनाकर आपको कोर्स के अंदर दिया हुआ है। और ये वुड भी कैसे आया, क्योंकि ये पास्ट के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो पास्ट है मेड इट क्लियर, इसका मतलब होता है स्पष्ट करना, किसी को साफ साफ कर देना, बात को क्लियर कर देना। जुडिशियल रिव्यू हो गया, न्यायिक समीक्षा, रिव्यू आप समझते हो, मूवीज के रिव्यू आप देते हो, जुडिशियल भी समझते हो, न्याय से जुड़ा हुआ, न्यायिक मतलब इन शॉर्ट ये कह रहे हैं कि जो भी कोर्ट का फैसला होगा ना, कि वो हो सकता है इनको कैंसिल कर दे, ना करे, या जैसा भी डिसीजन होगा, तो उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है ये अपॉइंटमेंट कि उसका क्या होगा, तो इसके सब्जेक्ट टू उसके अधीन है। तो ये हमारा पहला लेसन आ गया, सब्जेक्ट टू का पूरा लेसन हमने पढ़ा हुआ है। इट हैड लगा हुआ है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। हाउएवर का लेसन हमने पढ़ा हुआ है, फिर ये हैड या पास्ट परफेक्ट। अब आ जाओ अगले पैराग्राफ पर, द स्टैम्पीड अकर्ड, ये जो भगदड़ है ये हुई। अब ये आप ये बोलेंगे हुई या हुई थी, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। अब देखना आगे पढ़ के, ये जो भगदड़ है ये हुई थी इन सितंबर लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में। अब समय आ गया, समय आने से हमने इसको ट्रांसलेट किया पास्ट इंडेफिनिट में। हिंदी आप चाहो तो पास्ट परफेक्ट की निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये हमारा टाइम एंड टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो भगदड़ हुई थी सितंबर में लास्ट ईयर, ड्यूरिंग अ तमिलागा वेत्री काजिगम रोड शो, ये जो टीवी के पार्टी है, टीवी के, इनका जो रोड शो था, तो उस दौरान। तो कौन सा ये रोड शो कह रहे हैं, अड्रेस्ड, जिसको संबोधित किया गया, यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे, विच वॉज अड्रेस्ड, जिसको संबोधित किया गया था, बाय, किसके द्वारा, मिस्टर जोसेफ के द्वारा। और कब, इन द रन अप टू द 2026 असेंबली इलेक्शन, 2026 के जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले। इन द रन अप टू, ये हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, जिसका मतलब है जो किसी चीज से पहले का पीरियड होता है, समय होता है, तो उसमें, तो इन द रन अप टू यानी कि उससे पहले, असेंबली इलेक्शन से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तो जो ये रोड शो था एड्रेस किया गया था मिस्टर विजय के द्वारा, तो इसमें ये भगदड़ हुई थी मतलब। और ये विजय कौन, हु इज ऑल्सो द पार्टी प्रेसिडेंट, जो इस पार्टी का प्रेसिडेंट भी है। पास्ट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन हमारी है, इसमें आपको देखना है पहले इन द रन अप टू मतलब किसी चीज से पहले, फिर असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, एड्रेस्ड यहाँ पे थर्ड फॉर्म है यानी कि संबोधित करना, हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, देन स्टैम्पीड भगदड़, अकर इज घटित होना, और ड्यूरिंग इज के दौरान। सिंपल हो गया। अब आ जाओ और नेक्स्ट पैराग्राफ पर, ह्यूमेन जेस्चर, जेस्चर मतलब क्या होता है, इशारा, संकेत, और अगर इसके साथ ह्यूमन लिखा हुआ है, ह्यूमेन जेस्चर, इसका मतलब है मनुष्यों वाला यानी कि मानवीय भाव या मानवीय संकेत, कि भाई जो ये काम कर रहे हैं नौकरी देने का, तो इससे पता चलता है कि मानवता जिंदा है, तो ये एक मानवता का संकेत है, मानवीय भाव है। आगे लिखा है, द कोर्ट सैड, कोर्ट ने कहा, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, ग्राउंड्स मतलब आधार पर, किसी चीज के बेस पर, कंपैशन से बना कंपैशनेट, यहाँ कंपैशनेट एडजेक्टिव का काम करेगा, ग्राउंड्स नाउन का काम करेगा, अपॉइंटमेंट नाउन का काम करेगा जो कि हो गया नियुक्ति। ये जो नियुक्ति है मतलब रखना, किस बेस पे कह रहे हैं, कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, मतलब अनुकंपा दिखाते हुए, अनुकंपा के आधार पर। कंपैशन का मतलब होता है दया, अनुकंपा,
और कंपैशनेट यानी कि अनुकंपा और दया। तो कंपैशनेट ग्राउंड्स मतलब दया के आधार पर या अनुकंपा के आधार पर जो ये नियुक्ति है, वॉज बेस्ड वो आधारित है। अब इन्होंने कहा होगा इज, हमने वॉज करा, ये नरेशन की वजह से है, बट हिंदी प्रेजेंट में निकालोगे तो ये जो अनुकंपा के आधार पर ये जो नियुक्ति है, इज वो है बेस्ड ऑन, किस पर आधारित, स्पेसिफिक गाइडलाइंस पर। स्पेसिफिक होता है विशिष्ट या विशेष, गाइडलाइंस मतलब मार्गदर्शन मतलब दिशा निर्देश। गाइडलाइन समझ में आ गया, मतलब अगर आपको किसी को अपॉइंटमेंट देना है, अपॉइंटमेंट लेटर देना है, नौकरी पर रखना है, वो भी कंपैशनेट ग्राउंड्स पर, तो ये किस पर आधारित होता है, कुछ ना कुछ जो विशिष्ट स्पेशल गाइडलाइंस होती है उस पर ये आधारित होता है। ठीक है, मतलब इसकी भी कुछ स्पेशल अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं। तो इसका मैंने आपको बता दिया वॉज कैसे बना, नरेशन की वजह से। तो अच्छी ट्रांसलेशन थी। और अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। अपॉइंटमेंट नियुक्ति, कंपैशनेट ग्राउंड्स मतलब दया के आधार पर या अनुकंपा के आधार पर, बेस्ड ऑन मतलब किसी चीज पर आधारित, स्पेसिफिक इज विशिष्ट, गाइडलाइंस मतलब दिशा निर्देश या मार्गदर्शन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, द गवर्नमेंट सबमिटेड दैट, सरकार ने बताया कि या सरकार ने कहा कि, मतलब उन्होंने रिपोर्ट दी है, सबमिट करी है, तो उसके आधार पे कह रहे हैं। तो ये जो सरकार है इसने कहा कि इट वॉज ओनली अ ह्यूमेन जेस्चर, यह तो केवल एक मानवीय भाव है, मानवीय संकेत है। उन्होंने यहाँ पे इज का होगा, हमने वॉज किया हुआ है नरेशन की वजह से। ठीक है, तो ये एक मानवीय भाव है, विच शुड नॉट बी चैलेंज्ड, जिसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ये यूज किया गया है इस ह्यूमन जेस्चर के लिए ये। ठीक है भाई, कौन सा ह्यूमन जेस्चर है, कैसा मानवीय भाव है, कह रहे हैं विच, जिसे, शुड नॉट बी चैलेंज्ड, जिसे चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। शुड का पैसिव है शुड बी, एंड विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और शुड का इनडायरेक्ट नरेशन शुड ही रहता है। आगे लिखा है हाउएवर, हालांकि, इट इज द कॉज ऑफ द पब्लिक, यह लोगों का कारण है। इसका मतलब ये होता है, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, कॉज ऑफ द पब्लिक का मतलब होता है जिसको आप बोलते हो जनता का हित, पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, तो इट इज द कॉज ऑफ द पब्लिक, ये जनता का हित है, ये जनता का कारण है। दैट ओवरराइड्स, जो ओवरराइड करता है, जो मतलब ज्यादा मायने रखता है, जो ज्यादा महत्व रखता है, किस चीज से, एवरी अदर फैक्टर, मतलब हर जो अन्य फैक्टर है, कारक है, तो उससे ओवरराइड करता है। तो यहाँ पे दैट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट का भी काम करेगा, ओवरराइड यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे एस लगा दिया। अब राइड से आपको समझ में आ रहा है, कोई चीज ओवरराइड हो जाती है मतलब वो उस किसी चीज पर हावी हो जाती है, ज्यादा महत्व रखती है, डोमिनेट करती है उस चीज को। ठीक है, तो ये एक्चुअली कोर्ट की लैंग्वेज है, इसलिए सिंपल इंग्लिश वालों को समझ में नहीं आएगी। तो ये क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं हालांकि इट इज द कॉज ऑफ द पब्लिक, ये जनता का हित है, और कैसा हित, दैट ओवरराइड्स एवरी अदर फैक्टर, जो बाकी सभी फैक्टर से सर्वोपरि है, उनसे ज्यादा महत्व रखता है। इन शॉर्ट कहें तो ये जनता का हित है जो सबसे पहले है, सर्वोपरि है, ये मतलब है। इसके बाद वी आर कॉन्शियस, हम जागरूक हैं, हम अवगत हैं, हमें पता है, किस चीज का पता है, वी आर कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट, हम इस तथ्य से अवगत हैं, हमें इस तथ्य के बारे में पता है, हमें इस फैक्ट के बारे में अवेयरनेस है। तो वी आर अवेयर, वी आर कॉन्शियस दैट की देयर आर वेट लिस्ट्स इन एवरी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में, हर विभाग में वेट लिस्ट्स हैं। मतलब जैसे होता है ना, आपको नौकरी मिलनी है तो एक लिस्ट बनेगी, बोलेंगे पहले इसको देना, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, वो पूरी वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, जैसे रेलवे में होता है। तो देयर आर वेटिंग लिस्ट्स, वेट लिस्ट्स जो प्रतीक्षा सूचियां हैं, कह रहे वो हैं हर डिपार्टमेंट में, फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए, ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, अनुकंपा के आधार पर। मतलब बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको नौकरियां मिलनी है कंपैशनेट ग्राउंड पर, मतलब किसी पर दया करते हुए, तो उस बेस पे। तो हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी लिस्ट्स हैं, तो
इस चीज से अवेयर है कौन, कोर्ट वाले। कोर्ट वाले नहीं, यहाँ पे सरकार की बात हो रही है। नहीं ये वी किसके लिए यूज हुआ है, देखो यार डबल इन्वर्टेड कॉमा डाला हुआ है और ये नीचे तक है, ये किसने कहा है, द कोर्ट सेड। तो एक कोर्ट कह रहा है कि हमें पता है इस फैक्ट के बारे में कि वेट लिस्ट है हर डिपार्टमेंट में रोजगार के लिए कंपैशनेट ग्राउंड्स पर। आगे लिखा है इट इज नॉट दैट, यह मतलब इट इज नॉट दैट, ऐसा नहीं है, दैट की एम्प्लॉयमेंट इज ग्रांटेड, रोजगार दिया जाता है, इमीडिएटली तुरंत, ऑन एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड, ये जो एप्लीकेशन है बीइंग रिसीव्ड प्राप्त किया जाने पर। ये हमारा लेसन है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने आ रहा है। देन एम्प्लॉयमेंट इज ऑब्जेक्ट, ग्रांटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म इज लगा हुआ है, पैसिव वॉइस, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कह रहे इट इज नॉट, ऐसा नहीं है, दैट की एम्प्लॉयमेंट इज ग्रांटेड, रोजगार दिया जाता है, इमीडिएटली तुरंत, तुरंत कब, ऑन एप्लीकेशन बीइंग रिसीव्ड, ये जो एप्लीकेशन है इसे प्राप्त किया जाने पर। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इज ग्रांटेड, ये जो रोजगार है वो दिया जाता है, ओनली इन अकॉर्डेंस विद सीनियोरिटी, सीनियोरिटी के अनुरूप, सीनियोरिटी के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग। सीनियर से बना सीनियोरिटी, नाउन का काम करेगा, मतलब वरिष्ठता। तो एम्प्लॉयमेंट जो है रोजगार है इस ग्रांटेड, ये दिया जाता है, ओनली इन अकॉर्डेंस विद, के अनुरूप, के अनुसार, किसके अनुसार, सीनियोरिटी के, वरिष्ठता के। एंड नॉट विद रेफरेंस टू, तो इस संदर्भ में नहीं या इसके अकॉर्डिंग नहीं, किसके अकॉर्डिंग, द इमीडिएट नेचर ऑफ रिलीफ टू बी ग्रांटेड। अब इसको ध्यान से समझो, नेचर ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब होता है राहत, और नेचर ऑफ रिलीफ का मतलब हो गया राहत की प्रकृति। इमीडिएट मतलब तत्काल, मतलब तुरंत। तो कह रहे हैं जो तुरंत राहत की प्रकृति है, मतलब किसी को भाई अभी उनके साथ कुछ घटना घटी है, उनको तुरंत राहत पहुंचानी है, तो हम तुरंत नौकरी दे देंगे। तो ये वाली बात करें, जो तत्काल राहत की प्रकृति है। तो कह रहे इसके अकॉर्डिंग नहीं कि आपको किसी को तुरंत राहत देनी है, उसको आराम पहुंचाना है तो आप दे दो, ऐसा नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाती नौकरी। और कौन सा रिलीफ, टू बी ग्रांटेड, ये हमारा लेसन आ गया, देखो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम कह रहे हैं रिलीफ कौन सा, टू बी ग्रांटेड, प्रदान किया जाने वाला। अब आप इसकी हिंदी कैसे निकालोगे, हम कहेंगे जो तत्काल दिया जाने वाला राहत है, ठीक है, तत्काल टू बी इमीडिएट रिलीफ टू बी ग्रांटेड, जो तत्काल या तुरंत दिया जाने वाला या प्रदान किया जाने वाला रिलीफ की जो प्रकृति है। तो कह रहे हैं इस चीज के रेफरेंस में नहीं दिया जाता, इस चीज के अकॉर्डिंग नहीं दिया जाता, बल्कि ये दिया जाता है इन अकॉर्डेंस विद सीनियोरिटी, वरिष्ठता के आधार पर। तो बहुत प्यारी ट्रांसलेशन है, थोड़ी सी एडवांस्ड है, दिमाग लगेगा, आसान नहीं है समझना, ठीक है, बट मैंने अपनी तरफ से इजी वे से समझाया है। बाकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि वैसी थिंकिंग भी चाहिए समझने की, नहीं तो एग्जाम क्लियर वैसे भी नहीं होंगे। तो मैं आपके लिए दोबारा से इसको पढ़ रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट, ये जो एम्प्लॉयमेंट है ये दी जाती है ओनली इन अकॉर्डेंस विद, किसके अकॉर्डिंग, सीनियोरिटी के। किसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, जो तत्काल दिया जाने वाला रिलीफ की प्रकृति है, तो उसके अकॉर्डिंग नहीं दी जाती, कोर्ट ने कहा। सिंपल हो गया। अब इसमें वोकैबुलरी पर आओ। वेट लिस्ट्स, प्रतीक्षा सूचियां, एवरी डिपार्टमेंट, हर विभाग, एम्प्लॉयमेंट इज रोजगार, देन कंपैशनेट ग्राउंड्स, अनुकंपा के आधार पर, देन ग्रांट इज प्रदान करना, देन बीइंग रिसीव्ड अकॉर्डिंग टू टेंस, मतलब प्राप्त किया जाने पर। नेक्स्ट, और ये जो आपको दिख रहा है, कहीं आपको लगे कि मैंने बताया नहीं, ये इन अकॉर्डेंस विद का लेसन और ये विद रेफरेंस टू का लेसन, जो मेरे कोर्स में है स्टूडेंट्स, तो उसमें आप चेक करना, वर्कबुक पार्ट 3 का बिल्कुल लास्ट वाला लेसन है, 170 के 180 के आसपास होगा, नंबर मुझे याद नहीं, बिल्कुल लास्ट लेसन है। उसमें मैंने आपको कम से कम 28-30 ऐसी फ्रेजेस कराई हुई हैं, तो ये उनमें से हैं, दोनों की दोनों। आगे लिखा है व्हेन देयर वाज अ वेट लिस्ट, कह रहे जब प्रतीक्षा सूची है। अब इन्होंने तो इज का होगा, हमने वॉज किया नरेशन की वजह से हिंदी प्रेजेंट में,
तो कह रहे हैं व्हेन देयर वाज अ वेट लिस्ट, अगर जब वेट लिस्ट है, प्रतीक्षा सूची है, इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, तो यह उचित नहीं हो सकता है। अप्रोप्रिएट मतलब उचित, तो ये माइट का लेसन आ गया, बी मतलब होना, तो इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, ये उचित नहीं हो सकता है, सही नहीं हो सकता है। टू ओवरलुक, नजरअंदाज करना, किस चीज को, द नीड्स ऑफ दोज, उनकी जरूरतों को, दोज कौन, वेटिंग जो इंतजार कर रहे हैं, फॉर किसके लिए, दीज जॉब्स, इन नौकरियों के लिए। तो पहला ये क्या बोल रहे हैं कि इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट, कि ये उचित नहीं होगा। क्या उचित नहीं होगा, हम कह रहे हैं ओवरलुक करना, नजरअंदाज करना, किसको, जरूरतों को उनकी जो इंतजार कर रहे हैं इन नौकरियों का। और दूसरा क्या उचित नहीं होगा, एक्सटेंड, बढ़ाना, किस चीज को, इसको ध्यान से समझना, एक्सटेंड व्हाट वाज बीइंग टर्म्ड, जिसको बताया जा रहा है स्कर। स्कर का क्या मतलब होता है, स्कर का मतलब होता है सहायता, मतलब जब कोई विक्टिम होता है, पीड़ित होता है, तो उसकी मदद के लिए, उसकी परेशानी में उसकी मदद के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसे सहायता देते हैं, ताकि भाई चलो तुम परेशान हो, हम तुम्हें मदद देते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कर। ठीक है, और इनको याद रखना। अब आपको ये मतलब समझ में आएगा, ध्यान से समझो। जैसे हम बोलते हैं एक्सटेंड हेल्प, मतलब सहायता देना, ऐसे ही एक्सटेंड मतलब देना, क्या देना, जिसे कहा जाता है या कहा जा रहा है स्कर, राहत, सहायता, परेशानी में सहायता, सिंपल भाषा में कहें तो राहत, रेस्पाइट। ठीक है, अब पढ़ो इसका क्या मतलब हुआ। कह रहे हैं कि कह रहे जब वेट लिस्ट है तो सही नहीं होगा कि नजरअंदाज करना जरूरतों को उनकी जो इंतजार कर रहे हैं इन नौकरियों का, और क्या उचित नहीं होगा, ये राहत देना। ठीक है, देना जिसे बताया जा रहा है राहत, और किसको एक्सटेंड करना, किसको देना, टू द फैमिली मेंबर्स, किसके फैमिली मेंबर्स, ऑफ द करूर स्टैम्पेड विक्टिम, करूर भगदड़ विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स को। द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा। आ गया समझ सब कुछ। तो इन शॉर्ट कहें तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई। पहला बोला कि भाई आपको ओवरलुक नहीं करना है, ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना। दूसरा आपको मतलब एक्सटेंड नहीं करना है, मतलब नहीं करने की बात नहीं हो रही, एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि भाई अप्रोप्रिएट नहीं होगा, सही नहीं होगा। क्या, एक तो नज़रअंदाज करना और दूसरा एक्सटेंड करना स्कर, राहत। ठीक है, मतलब सहायता प्रदान करना सही नहीं होगा। किसको, करूर स्टैम्पेड के फैमिली मेंबर्स को। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से ही वेटिंग लिस्ट है, उनसे पहले और भी बहुत सारे विक्टिम्स हैं जो लिस्ट लाइन में लगे पड़े हैं। तो अगर आप इन वालों को दे दोगे नौकरियां पहले ही, तो कह रहे हैं ना कि ये अप्रोप्रिएट नहीं हो सकता है, इट माइट नॉट बी अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ लिखा है इट हेल्ड, हेल्ड का मैंने आपको कई बार बता दिया। पहला क्या होता है, हिरासत में लेना, दूसरा पकड़ कर रखना, तीसरा मतलब हो जाता है जो कोर्ट की लैंग्वेज में बताना, मानना। तो यहाँ इट हेल्ड, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने कहा, दैट की क्या बोला, दीज अपॉइंटमेंट्स वर इन वायलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स होते हैं सिद्धांत, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। कह रहे हैं ये जो अपॉइंटमेंट्स है, ये जो नियुक्तियां हैं, ये जो आप नियुक्त कर रहे हो सरकारी नौकरी के लिए, तो कोर्ट ने माना है कि ये अपॉइंटमेंट्स, ये नियुक्तियां, अब उन्होंने आर का होगा, हमने वर करा नरेशन की वजह से हिंदी प्रेजेंट में, तो ये नियुक्तियां वायलेशन में है, मतलब उल्लंघन करती हैं। किस चीज का उल्लंघन, प्रिंसिपल्स का, सिद्धांतों का। कौन से सिद्धांत, कह रहे हैं एनश्राइंड, जो निहित हैं, जो दिए गए हैं, जो संरक्षित किए हुए हैं, सेफ गार्ड किए हुए हैं, किसमें, इन आर्टिकल्स 14 एंड 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो अनुच्छेद 14 और 16 है, तो इसमें जो एनश्राइंड किए हुए हैं। अब यहाँ प्रिंसिपल के बाद यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, विच आर एनश्राइंड। तो एनश्राइंड समझ में आ गया, मतलब किसी चीज में निहित होना, किसी चीज के अंदर लिखा हुआ होना, दिया हुआ होना, सेफ गार्ड होना, प्रोटेक्टेड होना। ठीक है, तो ये मतलब निकलेंगे। तो पूरा मतलब ये है
की भी कोर्ट है, उन्होंने भी ये माना कि ये जो अपॉइंटमेंट है ये जो आर्टिकल 14 और 16 है संविधान का, और ये जो इसमें जो प्रिंसिपल्स हैं जो दिए हुए हैं, जो निहित हैं, तो इन प्रिंसिपल का सीधा सीधा क्या है, वायलेशन है। ठीक, अब आ जाओ आगे। यहाँ लिखा है द स्टेट सैड, अब ये जो स्टेट है मतलब ये विजय की सरकार, अब इसने कहा, राज्य ने कहा, इट हैड ग्रांटेड दीज जॉब्स, कि उसने ये नौकरियां प्रदान की हैं। अब उन्होंने कहा होगा हैज, अगर वी लगाया होगा तो वी हैव, हमने दी है। अब सरकार है तो इट हैज, उसने दी है, मतलब सरकार ने दी है, तो उसने कहा होगा वी हैव। ठीक है, इट होता तो हम लगाते हैज, तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन हमने किया हैड, हिंदी प्रेजेंट में। तो राज्य ने कहा कि उन्होंने प्रदान की हैं ये नौकरियां इन एक्सरसाइज ऑफ, का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग करते हुए, इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स का, मतलब जो कार्यकारी शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां का मतलब हो गया जो भी कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं, तो उनका उपयोग करते हुए ये नौकरियां प्रदान करी हैं। अंडर आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का जो अनुच्छेद 162 है इसके अंतर्गत, मतलब संविधान का आर्टिकल जो 162 है वो आपको अनुमति देता है कि आप ये सब कर सकते हैं, तो ये वो हवाला दे रहे हैं। ठीक है, तो राज्य ने कहा कि उन्होंने ये नौकरियां दी हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स का यूज करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए, आर्टिकल 162 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अंतर्गत, इसके अकॉर्डिंग। बट लेकिन द कोर्ट सेड, लेकिन कोर्ट ने कहा एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका की शक्तियां या कार्यकारी शक्तियां, इनका प्रयोग करना, मतलब इनका कोई भी उपयोग, एक्सरसाइज का मतलब प्रयोग, यूज से जो हो गया, तो कोई भी जो प्रयोग है, कोई भी इस्तेमाल करना है एग्जीक्यूटिव पावर का, हैड टू बी विद इन द कन्फाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो संविधान के सीमा में होना चाहिए। अब यहाँ पर हैड टू आ रहा है, अब ये कईयों को समझ में नहीं आया होगा, मैं तो हिंदी बोल रहा हूँ, चाहिए, और हिंदी क्या लिखी है, हैड टू बी, पढ़ा पढ़ी पढ़े, या पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, बट मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये इसके लिए आप वीडियो नंबर 297 से लेकर 300 तक वीडियोस देखना, इन्हीं में शायद मैंने ये टॉपिक कवर कराया हुआ है। ठीक है, 4-5 वीडियोस है, खोल के देख लेना, ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। अब उन्होंने कहा होगा पावर हैज़ टू बी, होनी चाहिए, और हमने हैड नरेशन की वजह से करा है, और ये चाहिए की सेंस कैसे आएगी वो इन वीडियो से आपको समझ में आ जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कोई भी प्रयोग जो है एग्जीक्यूटिव पावर का, कार्यपालिका की शक्तियों का या कार्यकारी शक्तियों का, तो वो होना चाहिए विद इन द कन्फाइंस, सीमाओं में, किसकी सीमाएं, कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की, मतलब संविधान के अंतर्गत होनी चाहिए। ये आगे लिखा है इफ एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, अगर राज्य की ये जो कार्यपालिका की शक्ति है वॉज टू बी लेफ्ट अनफेटर्ड, अगर इसे बेलगाम छोड़ दिया जाए, अगर इसे बिना रोक टोक के छोड़ दिया जाए, क्योस वुड रेन, जो अराजकता है वो, उसका शासन हो जाएगा, वो फैल जाएगी। इट साइड, उसने कहा, मतलब कोर्ट ने। अब कईयों को शायद समझ ही नहीं आया होगा, मैं आपको फिर से बता दूं। इफ एन एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट, मतलब जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर होती है, अगर उसको वॉज टू बी लेफ्ट अनफेटर्ड, अगर उसे बिना रोक टोक के छोड़ दिया जाए, यहां पर आपको समझना है ये लीव अनफेटर्ड वर्ब है, जिसका मतलब होता है बिना रोक टोक के छोड़ देना, अनकंट्रोल्ड छोड़ देना, बेलगाम छोड़ देना। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर इसको ऐसा छोड़ दिया जाए, और ये वॉज टू बी, ये क्या आ रहा है हमारा अनरियल कंडीशनल सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे लिखा है वॉज, तो ये इमेजिनरी है इसलिए वॉज लगा हुआ है, और ये इनडायरेक्ट नहीं है, ये डायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं आपको लगे वॉज और वुड लगा है तो ये इनडायरेक्ट है, नहीं, ये हमारा अनरियल कंडीशनल है, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, तो जिससे पास्ट में बनाते हैं। तो अगर स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर को बिना रोक टोक के छोड़ दिया जाए या फिर अनकंट्रोल्ड छोड़ दिया जाए, तो कह रहे हैं जो क्योस है, अराजकता है, उथल पुथल है, तो वो क्या करेगा, रेन करेगा, तो वो शासन करेगा, अराजकता शासन करेगा, इसका मतलब है अराजकता फैल जाएगी, उथल पुथल जो है वो फैल जाएगी। ठीक है, तो रेन
अच्छा वर्ड है। आगे लिखा है इट इज फॉर द कोर्ट टू एंश्योर, तो कह रहे हैं ये कोर्ट के लिए है, एंश्योर करना, सुनिश्चित करना, दैट की फेयरनेस इज एविडेंट, जो निष्पक्षता है, फेयरनेस है, मतलब किसी के साथ कोई भी गलत नहीं हो रहा है, पक्षपात नहीं हो रहा है, पार्शियलिटी नहीं हो रही है, तो कह रहे वो ये एविडेंट होना चाहिए। फेयरनेस सब्जेक्ट हो गया, एविडेंट हमारा एडजेक्टिव है। एविडेंट का मतलब होता है स्पष्ट, साफ साफ, और फेयरनेस मतलब निष्पक्षता, आप किसी का पक्ष नहीं ले रहे हो, एकदम फेयर हो, आप न्यूट्रल हो। तो ये कोर्ट के लिए है कि वो सुनिश्चित करे कि फेयरनेस जो है वो स्पष्ट हो। बेंच सेड, बेंच ने कहा, द ग्रांट ऑफ सच कंपैशनेट जॉब्स, कह रहे हैं ये जो प्रदान करना है किसको, चीज को, द ग्रांट जो मंजूरी है, किसकी मंजूरी, ऐसी, मतलब सच मतलब ऐसी, कंपैशनेट जॉब्स की, टू दोज, उनको, उनको किनको, अफेक्टेड जो प्रभावित हुए हैं, इन दिस इंसिडेंट, इस घटना में, तो इस घटना में जो भी अफेक्टेड हुए हैं तो उनको कंपैशनेट जॉब्स ऐसी प्रदान करना, वुड ओनली ओपन, तो ये चीज केवल खोलेगी, मतलब यहाँ पे ग्रांट सब्जेक्ट हो गया, वुड लगा हुआ है, ओपन या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये कह रहे हैं भाई जो ये घटनाएं हैं इनमें जो भी प्रभावित हुए हैं, अगर आप उनको कंपैशनेट जॉब्स दे देंगे, इस तरह की आप ग्रांट करते हैं, तो इससे ओपन होगा, क्या ओपन होगा, द फ्लड गेट्स फॉर अदर्स, दूसरों के लिए फ्लड गेट्स ओपन होंगे, मतलब दूसरे लोग भी ऐसे अपना हक मांगने के लिए आ जाएंगे, तो वो बाड़ी आ जाएगी उनकी। ठीक है, द कोर्ट सेड, कोर्ट ने कहा, रेफरिंग टू, हवाला देते हुए, जिक्र करते हुए, किसका, फायरवर्क्स एक्सीडेंट्स का, मतलब आतिशबाजी या जो पटाखा फैक्ट्रियां होती हैं उनमें एक्सीडेंट हो जाते हैं, एंड रोड एक्सीडेंट्स, और जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस, लापरवाही के कारण। तो कह रहे हैं इस तरह के जो केसेस होंगे फायरवर्क्स एक्सीडेंट्स के, या रोड एक्सीडेंट्स होंगे नेग्लिजेंस की वजह से, तो इस तरह के केसेस भी क्या है, वो भी अपना हक मांगने आने लग जाएंगे, जबकि वो उनका हक बनता नहीं। तो ये चीज़ कह रहे हैं, तो ये कहा कोर्ट ने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एक वीडियो, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा, लैंग्वेज अच्छी लगी होगी। और बाकी बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड करके पहले रूल्स पर काम करें, मास्टर कर लें सभी को, उसके बाद जब न्यूज़ पढ़ोगे ना, मेरी लैंग्वेज भी समझ में आएगी आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे रूल्स मैं बता रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा। जिनको रूल्स नहीं आते उनके ऊपर से मेरी आधी बातें निकलेंगी, आधी क्या ज़्यादा ही निकलेंगी, बाकी करना ना करना आपके ऊपर है। तो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।